हेलो बच्चों, मैं ज़ाकिर हुसैन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये जो है चैप्टर 3 है क्लास 10th का ज्योग्राफी। क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 3 है। इसके अंतर्गत देखे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बिहार बोर्ड, साथ ही साथ जो है सभी प्रकार का ये तो नाम दे दिया है बिहार बोर्ड, हालांकि भूगोल तो सब एक ही है, बट जो है अलग अलग स्टेट्स के लिए जो है, देखिए यहाँ पर दिया है कि वर्तमान समय में निर्माण उद्योग की बात कर रहा है। निर्माण उद्योग होता क्या है? तो निर्माण उद्योग जो होता है किसी भी राष्ट्र के विकास और संपन्नता का सूचक है। विकास जो होता है, विनिर्माण मतलब निर्माण के द्वारा निर्माण को फिर से निर्माण करना, जो बना हुआ चीज़ है उसको क्या करना और उससे कई चीज़ें बनाना। जैसे क्या कर रहा है, कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग कहलाता है। कच्चे वस्तुओं से, कच्चे माल जो होते हैं उन कच्चे मालों से क्या बनाते हैं? जीवन उपयोगी वस्तु। जीवन उपयोगी वस्तु हमारे जीवन में उपयोग होने वाली जो भी हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, विनिर्माण करते हैं, उसी को हम कहते हैं विनिर्माण उद्योग। जैसे कपास से क्या होता है? कपास से बना दिए कपड़ा, गन्ने से हमने बना दिया चीनी, लौह अयस्क से बना दिया लोहा, इस्पात एवं इस्पात, बॉक्साइट से एल्युमिनियम आदि वस्तुओं का निर्माण हो गया। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? जैसे गन्ना हो गया, ये कच्चा माल है। लौह अयस्क ये भी कच्चा माल है। बॉक्साइट ये भी कच्चे माल है। तो इन कच्चे मालों से हमने क्या कर दिया? उसका निर्माण कर दिया अन्य वस्तुओं का। तो यही कहलाता है क्या हमारा? विनिर्माण करना कहलाता है, विनिर्माण उद्योग होता है। यदि बात करें हमारे देश के अंतर्गत जो है, तो विनिर्माण उद्योग जो है बहुत ही क्या है? पुराना है। और यदि हम यहाँ पे देखें कि आज असंख्य बड़े निर्माण जो है पूरे देश में स्थापित हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसमें मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग, इसमें मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है? सम्मिलित है। मतलब जो विनिर्माण के अंतर्गत जो आती हैं चीज़ें वो क्या क्या है? तो लौह इस्पात वाला हिस्सा है, वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग, सूचना और प्रौद्योगिकी। यदि देखिए यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक चीज़ बनता है कि भारत के अंतर्गत जो है आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ जो हुआ, मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना की गई। तो भारत के अंतर्गत प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना कब हुई? तो 1854 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। जूट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो वो खोला गया था 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट रिष्टा नामक स्थान पर लगाया गया। किसी उद्योग को स्थापित करने वाले कारकों का योगदान होता है। किसी भी उद्योग को यदि हम स्थापित करते हैं तो कुछ न कुछ उसके क्या होते हैं? कारण होते हैं, कारक होते हैं, ठीक है? और उन कारकों के द्वारा ही जो होता है हम किसी चीज़ का स्थापना करते हैं या स्थापित करते हैं। यदि जो कारक होता है, इन कारक को दो हिस्सों में रखता है। एक तो भौतिक कारक होते हैं और दूसरा जो होता है मानवीय कारक होता है। अब देखिए बात कर ले कच्चा माल, शक्ति के साधन, जल की सुलभता तथा अनुकूल जलवायु भौतिक कारक है। भौतिक कारक के अंतर्गत क्या है कि जो हमारी चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो हमारे पास सामान है, वह जो है भौतिक कारक है। उसके बाद जो बात कर लेंगे हम यहाँ पे, जब श्रमिक के बजाय और जो श्रमिक, परिवहन, पूंजी व बैंक सुविधा तथा सरकारी नीतियाँ जो होती है मानवीय कार्य होते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण जो किया गया है, उद्योगों का वर्गीकरण, देखिए उद्योगों का वर्गीकरण जो है श्रम के आधार पर। किस आधार पर? श्रम के आधार। उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया। पहला जो है श्रम के आधार पर। श्रम के आधार पर देखा जाए, मेहनत के आधार पर देखा जाए तो इसमें जो है बड़े पैमाने का उद्योग है। अब क्या होता है कि जब बड़े पैमाने पर उद्योग हैं, तो जब बड़े उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ पूँजी का भी प्रयोग होता है। तो जब हम बड़ा-सा कोई उद्योग खोलते हैं, बड़ी-सी दुकान खोलते हैं, बड़ा-सा शोरूम खोलते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? बड़ी पूँजी लगती है। साथ ही साथ क्या लगती है हमको? बड़े श्रमिकों के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम इस लेवल से खोलते हैं कि जब बड़े मॉल खोलेंगे तो उसमें क्या होंगे? हमें बड़े पैमाने पर क्या होगा? अधिक उत्पादन आएगा, अधिक पैसे कमाएँगे, तो इसलिए जो होगा उसे हम बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं।
अब बड़े पैमाने का उद्योग क्या हो गया, जैसे सूती कपड़ा उद्योग हो गया, पटसन मतलब जूट वाला हिस्सा हो गया, इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, बड़े पैमाने पर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या मध्यम पैमाने पर। मध्यम पैमाने के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? तो मध्यम पैमाने पर आने वाले जो चीज़ें हैं, एक तो बड़े पैमाने पर हो गया हमारा जूट वाला हिस्सा, ठीक है? सूत कपड़ा वाला हिस्सा हो गया। मध्यम पैमाने की बात कर लें तो मध्यम पैमाने पर आती है क्या चीज़ें? देखिए, मध्यम पैमाने पर यहाँ दिया हुआ है कि इनमें ना तो अधिक श्रम का प्रयोग होता है और ना ही कम, जिसमें साइकिल, छोटी-छोटी चीज़ें, साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न जैसे उद्योग जो होते हैं, मध्यम पैमाने पर रखा जाता है और सबसे छोटे पैमाने पर जो रखा जाता है, वो है लघु ग्रामीण उद्योग। जैसे क्या-क्या हो गए लघु ग्रामीण उद्योग जो है मिल कर के, जैसे आभूषण निर्माण तथा हस्तशिल्प हाथों से बनाई जाती है, जैसे हस्तशिल्प में क्या हो गया, मिट्टी के बर्तन बना दिए। साथ ही साथ जो है आप जो है उम, आप हस्तशिल्प के अंतर्गत जो होता है जैसे उम, बाँस की टोकरी बनाना, बाँस के बेने बनाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, क्या होते हैं हस्तशिल्प छोटे पैमाने पे होते हैं और ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। तो मैंने पहले कहा श्रम के आधार पर 3 हिस्सों में बाँटा गया। बृहद पैमाने पर, मध्यम पैमाने पर और छोटे पैमाने पर। बृहद पैमाने पर क्या है कपड़े उद्योग आ गए और साथ ही साथ जो है आपके पटसन जूट वाला हिस्सा आ गया। दूसरा जो है मध्यम प्रकार की जो बड़ी है, उससे छोटी आएँगी साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न और उससे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्रों में हाथों से काम किए जाते हैं, वह जो है आपके निर्माण। उसके बाद जो होता है श्रम के आधार पर देखने के बाद कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर जो है 2 प्रकार से हिस्सों में बाँटा गया है। उद्योग को 2 हिस्सों में बाँटा गया है। एक जो है आपका बाँटा गया है, वह है भारी उद्योग और एक जो है हल्का उद्योग, भारी और हल्के उद्योग। देखिए कच्चे माल जो होते हैं, यदि हम बात कर लें कच्चे माल की, तो कच्चे माल के अंतर्गत भारी उद्योग में देखा जाए, तो इन उद्योगों में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है। कच्चे माल का प्रयोग होता है, भारी उद्योग में कच्चा माल होता है, जिससे विनिर्मित वस्तुएँ भारी होती हैं। लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है इसका अच्छा उदाहरण है। लोहे और इस्पात वाला हिस्सा जो है, यह क्या है भारी उद्योग का उदाहरण है। हल्के उद्योग के अंतर्गत क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक का उपकरण, सिलाई मशीन उद्योग जो होते हैं बनाए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं हल्की चीज़ें जो बनाई जाएगी वो हल्का उद्योग कहलाएगा और इसमें हल्के कच्चे माल लगते हैं। तीसरा आ जाता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो होता है सार्वजनिक उद्योग हो गए। क्या हो गए? सार्वजनिक उद्योग हो गए। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। हमने क्या देखा पहला? श्रम के आधार पर। दूसरा क्या देखा? हमने दूसरा हमने देखा जो है कच्चे माल के आधार पर। तीसरा जो है स्वामित्व के आधार पर। देखिए, स्वामित्व के आधार पर क्या होता है कि इसमें सार्वजनिक सार्वजनिक उद्योग की बात कर रहा है, स्वामित्व मतलब मालिक के आधार पर। अब मालिक जो होते हैं देखा जाए तो इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित होते हैं। इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। इनका संचालन जो होता है स्वामित्व के आधार पर सरकार खुद करती है। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला लोहा इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं। ठीक है? क्या आप जानते हैं भेल और सेल? भेल और सेल क्या है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक, ठीक है ना? BHEL, बी से भारत, एच से हैवी, ई से इलेक्ट्रिक एंड एल से लिमिटेड हो गया। सेल का होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सार्वजनिक उद्योग है। उसके बाद संयुक्त होता है जिसमें सरकार और प्राइवेट मतलब अर्ध लिमिटेड होता है। तो अर्ध प्राइवेट लिमिटेड होता है तो इसमें बोलते हैं सरकार भी जो होती है अपना योगदान देती है। जब उद्योग धंधे में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को सहकारी मतलब सरकार के साथ-साथ मिलकर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी काम करता है, अपना योगदान देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सहकारी। मिलकर काम करते हैं तो उसे बोलते हैं सहकारी उद्योग और इसमें आता है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल जो है लिमिटेड महाराष्ट्र में चीनी उद्योग है। इसके क्या है उदाहरण है जहाँ पे सरकार भी काम करती है, सरकार अपना और वहाँ का प्राइवेट वाला हिस्सा कोई व्यक्ति जो होता है वहाँ पे काम करता है। तीसरी बात क्या होती है मतलब यहाँ पे देखिए चौथा हिस्सा जो होता है कोयले के सॉरी कच्चे माल के स्रोत। कच्चे माल के स्रोत कौन-कौन से हैं? तो कच्चे माल के स्रोत में बात कर लेंगे यहाँ पे। तो कच्चे माल के स्रोत में देखा जाए तो ये क्या होता है कच्चे माल के स्रोत पर कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कौन-कौन से होते हैं? जैसे सूती वस्त्र हो गया, जूट, रेशम, ऊनी तथा वस्त्र, खाद्य तेल कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। अब देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सबसे महत्वपूर्ण क्या है सूती वस्त्र उद्योग? देखिए आधुनिक समय में जो सूती मिल की स्थापना की गई, वह 1818 के कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, नामक स्थान पर की गई। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो गई? बंद हो गई। वास्तविक पहली सफल मिल जो है मुंबई में 1854 में मतलब पहली तो खोली गई थी 1818 में, लेकिन उसके बाद वो क्या हो गई? बंद हो गई।
कोलकाता में खोला गया था। फिर जो है खोला गया कहाँ पे 1854 में काबस जी नाना भाई डाबर द्वारा लगाई गई और ये जो है 1854 में खोली गई और भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा। मतलब 1818 में खुलता है, फिर जो फोर्ट ग्लास्टर में और क्या होता है बंद हो जाता है। तो बंद होने के बाद जो है पुनः इसका निर्माण जो होता है इसको खोला जाता है कहाँ पे 1854 ईस्वी में, कहाँ पर मुंबई में। तो वास्तविक देखिए क्वेश्चन 2 बन रहा है कि आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1818 में। फिर पूछा जाएगा वास्तविक पहली सफल मिल मिल मुंबई में कब खोली गई थी? तो वो खोली गई थी 1854 में। अब देखिए यदि बात कर लेंगे हम तो देश में लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिल है। भारत में कितने हैं? 1600। इसमें 80% मिल जो है निजी क्षेत्र में है, प्राइवेट का है। साथ ही साथ जो है सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में है। आज देश में 93% मतलब जो है हिस्सा है सूती वस्त्र विकेंद्रीकृत के रूप में तैयार होता है। अब देखिए यदि शुरू-शुरू में जो आया था तो प्रारंभिक तौर में वर्ष में सूती वस्त्र उद्योग की अधिकांश मिलें जो थी महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित की गई। उसके बाद जो है परंतु आज जो देखा जाए तो ये अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी केंद्रित है। महाराष्ट्र में कहाँ पे? मुंबई में। सोलापुर, पुणे, वर्धा, जलगाँव में भी सूती वस्त्र का निर्माण होता है। ठीक है? गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट और पोरबंदर प्रमुख सूती वस्त्र क्या है? उद्योग केंद्र है। पहले-पहले क्या था कि कोलकाता में और दूसरा जो था आपका मुंबई में खोला गया था। उसके बाद देखते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा। पश्चिम बंगाल का क्या है? हावड़ा, मुर्शिदाबाद और हुगली और श्रीरामपुर प्रमुख भी क्या है? केंद्र। पश्चिम बंगाल में हावड़ा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, हुगली हो गया और श्रीरामपुर। यहाँ पर भी जो होती है सूती उद्योग है। अब देखिए क्या आप जानते हैं तो हम जानने की बात कर रहे हैं तो करेंगे मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहते हैं। कॉटन पॉइल्स के नाम से जाना जाता है किसको? मुंबई को। क्योंकि सिर्फ मुंबई एक महानगरी क्षेत्र में है जहाँ पे 1854 में वास्तविक सूती कपड़ा उद्योग का मिल खुला गया और भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र जो है तैयार किया जाता है कहाँ पर? मुंबई में। बात करें ग्वालियर, उज्जैन और देवास मध्य प्रदेश के सूती वस्त्र केंद्र है। ठीक है? अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिया है वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग कहाँ-कहाँ है? तो यहाँ पे देखिए इसका दिया हुआ है ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र डॉटेड है, गोला-गोला है तो डॉटेड सूती वस्त्र है और ऊनी वस्त्र के लिए लाल-लाल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं देखिए, सूती वस्त्र के लिए कहाँ है? तो देखिए एक है आपका कानपुर, सूती वस्त्र, कानपुर में सूती और ऊनी दोनों है, ठीक है? उसके बाद जो है आपका यहाँ पे अहमदाबाद में सूती और ऊनी दोनों दिया गया है, राजकोट में सूती वाला हिस्सा है, बड़ोदरा है, देवास है, ये सब जो है और यहाँ पे देख रहे हैं कि बीकानेर, श्रीनगर यहाँ पे मुर्शिदाबाद जो है आपका सूती वस्त्र का है, पानीपत, गुड़गाँव ये जो है ऊनी वस्त्रों के लिए जाना जाता है, ग्वालियर, बीकानेर ये सब जो है आपका चित्र में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग थोड़ा-सा देखिए कोयम्बटूर और मदुरई ये भी सूती वस्त्र के लिए है। मंगलोर और कोलार जो है रेशम के लिए जाना जाता है, बेलगाम ये भी रेशम के लिए, पुणे, औरंगाबाद और जलगाँव, वर्धा ये जो है जाना जाता है सूती वस्त्र के लिए। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ दिया है कि देखिए देश में पहला वस्त्र पार्क मिल सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्माता संवर्धन के लिए वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में की गई। तिरुपुर में एंटीवर्पम मालम गाँव में किया गया था। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि देश में पहला वस्त्र पार्क सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के लिए कहाँ पर खोला गया था? तो वो है स्थापना तमिलनाडु में की गई थी। भारत में सूती कपड़ों का निर्यात जो होता है मुख्यतः सिले-सिलाए कपड़ों के रूप में होता है। और इसमें शामिल कौन-कौन सा है तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, यूरोप, पूर्वी देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका देश भारतीय सूती वस्त्र के मुख्य आयातक देश हैं। अब हम चलते हैं जूट उत्पादन या पटसन उद्योग। जूट या पटसन देखिए
सूती वस्त्र के बाद जो है सबसे बड़ा उद्योग की बात कर लेंगे तो भारत का सबसे बड़ा दूसरा उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग है, जो कच्चे जूट और जूट से बनाए जाते हैं। कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत संसार का पहला स्थान है। यदि बात कर लें भारत में जूट, देखिए भारत का बांग्लादेश के बाद संसार में दूसरा स्थान है। जूट के सामान के निर्यात में भारत का बांग्लादेश के बाद क्या है, दूसरा स्थान है। बांग्लादेश 1 नंबर पे है, भारत का 2 नंबर पे है। यदि बात करें भारत में जूट मिल कितने हैं तो जो है लगभग 77 है। भारत में जूट मिल जो है 77 है और इनमें 69 मिलें जो है पश्चिम बंगाल में। 69 मिल क्या है, पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे चटकल का काम किया जाता है। चटाइयाँ जो होती हैं, बोरे जो होते हैं, तैयार किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 80% से अधिक जूटों के सामानों का उत्पादन होता है, क्योंकि जूट की खेती जो होती है वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। आंध्र प्रदेश में जो होता है जूट लगभग जो होता है 10%। आंध्र प्रदेश में 10% जूट का सामान तैयार किया जाता है। अवशेष जूट जो होता है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा से में तैयार किया जाता है। लगभग 80% जो होता है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में होता है। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे पर हैं, क्योंकि 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी सकरी मेखला है, ठीक ना। तो पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जूट मिल कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है। और पश्चिम बंगाल भी जो है बंगाल, वह कहाँ पे है, तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यदि हम बात करते हैं आगे की तरफ, यहाँ देखते हैं हम लोग स्वतंत्र से पहले और बाद में भारत को जूट उद्योग निर्यात के द्वारा अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा मुद्रा अर्जित करता रहा है। मतलब क्या करता है कि भारत जो है स्वतंत्रता से पहले की बात करें या स्वतंत्रता के बाद, या तो 1947 की पहले और 1947 के बाद की बात कर लेंगे, तो भारत जो है लगातार जूट उद्योग का मतलब जो है निर्यात करता रहा है और विदेशी मुद्रा क्या करता रहा, प्राप्त करता रहा। क्योंकि जूट से जो आता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो होता है ये जूट जाता था और कृत्रिम धागों से तैयार करके सामान, और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड, अन्य देश जैसे जो है कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल था, अच्छे से अच्छे किस्म के क्या करने, कपड़े तैयार करने। अमेरिका अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया भारतीय जूट उत्पादकों के रूप में ग्राहक हैं। कौन-कौन सा, अमेरिका भी लेता है, कनाडा लेता है, रूस लेता है, अरब देश है और यूनाइटेड किंगडम, ये सारी। बात कर लेते हैं हम ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए देखिए कौन-कौन सा है, तो यह देश जो है इसमें सबसे पुराने वस्त्र उद्योगों में से है। ऊनी वस्त्र उद्योग का संकेंद्र पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात, हरियाणा, राजस्थान है। ऊनी वस्त्रों के लिए जाना गया क्षेत्र है। आगे देखिए, अमृतसर के पंजाब के प्रमुख केंद्र में महाराष्ट्र। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि पश्मीना ऊन जो होता है, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? एक विशेष प्रकार की क्या होती है, बकरियों के बाल जो होते हैं, रोए होते हैं, जो बहुत ही नरम और मुलायम होते हैं और अति अति गर्मी प्रदान करता है। ये बकरियाँ कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में, ऐसा माना जाता है कि मानव की एक बाल जो होती है, मनुष्य का एक बाल, मतलब सॉरी, मनुष्य का 6 बाल जो होता है, देखिए, मनुष्य के एक बाल में लगभग 6 बाल होते हैं, किसके? पश्मीना बकरी के। तो पश्मीना बकरी का 6 बाल जो होगा मनुष्य के एक बाल के बराबर होता है। सोचिए कितना बारीक होता है। ये जो होती है जम्मू कश्मीर में होती है। अभी तो बात कर लेंगे यहाँ पे, तो बीकानेर, जयपुर, राजस्थान में ऊनी वस्त्र उद्योग, मतलब बीकानेर और जयपुर राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, किसके लिए? ऊनी के लिए। जम्मू और कश्मीर के लिए बात कर लेंगे तो श्रीनगर तथा कर्नाटक, बेंगलोर भी देश के ऊनी उद्योगों में शामिल है। भारतीय ऊन का सामान कहाँ-कहाँ जाता है? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूएस के देशों को भी निर्यात किया जाता है। मतलब इन ऊनों का, भारतीय ऊन को कौन-कौन सा देश खरीद रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे ये है कि अंगूरा का ओस के रोए से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। जैसे अंगूरा का क्या आता है? अंगूरी का शाल आता है, अंगूरा का आता है, आपका स्वेटर आता है, अंगूरा का मफलर आता है।
तो वह जो है ये अंगूरा लिखा हुआ था, ये समझ जाइए किसका है, उनके उन जो है खरगोश के रोए से बनाया गया है। अब देखिए आए रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र की बात करें तो भारत प्रारंभ से रेशम से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध रहा है। जैसे रेशम की साड़ी, ठीक है ना? तो पूरे भारत जो है, पूरे विश्व में रेशम के लिए जो क्या रहा है, प्रसिद्ध रहा है। यदि हम बात कर लेंगे यहाँ पे कि देश में 4 प्रकार के रेशम होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से देखिए, मलबेरी है, तसर है, इरी है और मूंगा पैदा की जाती है। 4 प्रकार की जो होती है हमारे देश के में क्या किया जाता है, रेशम तैयार किया जाता है। भारत में रेशम की लगभग 90 मिल है। कितनी है? 90 मिल है। उसके बाद बात कर लेंगे तो भारत लगभग 8.5 लाख किलोग्राम रेशम का धागा तैयार करता है। कितना तैयार करता है? 8.5 लाख किलोग्राम तैयार करता है। और 90% से अधिक रेशम जो प्राप्त होता है वो कहाँ होता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। यहाँ से जो होता है 90%, भारत का 90% जो होता है रेशम का धागा जो होता है तैयार किया जाता है। उसके बाद बात कर लें केरट में बंगलौर, कोलार, मैसूर और बेलगांव रेशम के प्रमुख क्या है? उत्पादक केंद्र। यहाँ पर जो होता है रेशम को तैयार किया जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद हो गया, और जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर रेशमी, ये सब जो होते हैं यहाँ पर क्या किया जाता है? रेशम तैयार किया जाता है। भारतीय रेशम की मांग यूरोप और एशिया के देशों में क्या है? बहुत अधिक है। आगे और बढ़ते हैं हम लोग, कृत्रिम वस्त्र की बात करेंगे। कृत्रिम मतलब बना बनाया। कृत्रिम उद्योग, देखिए कृत्रिम वस्त्र उद्योग जो है, कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है। इन वस्त्रों का हमारे वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। बात करेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज देखते हैं, कृत्रिम धागे पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा तैयार किया जाता है। जो कृत्रिम रेशा तैयार किया जाता है, धागा तैयार किया जाता है, वो पेट्रो रसायन के द्वारा जो होता है तैयार किया जाता है। जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रियान, एक्रिलिक और पॉलीमर। ये क्या होता है? हमारे शरीर को क्या करता है? गर्म होता है, गर्मियों में पहनने लायक नहीं होता है, शरीर को नोचने लगता है। अब देखिए कह रहे हैं कि मानव निर्मित जो रेशे होते हैं वो कैसे प्राप्त किया जाता है? तो मानव निर्मित रेशा जो होता है प्रक्रिया के माध्यम से लुगदी होता है, उसके बाद कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, जो रेयान होते हैं। वस्त्र में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए इसमें प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, रेशम और ऊन के साथ मिला करके बनाया जाता है, जिसे मिक्स हम बोलते हैं। अब इन कपड़ों को यदि लीजिए, जैसे ब्लैक ब्लैक कॉटन कपड़ा लेते हैं तो क्या होता है? पैचअप आ जाता है, धब्बा आ जाता है, उसके कलर जो होते हैं उड़ जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को लीजिएगा तो ये लोग क्या होंगे? नहीं उड़ पाएंगे। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है केमिकल के माध्यम से बनाया जाता है। वस्त्र में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए इनमें क्या होता है? प्राकृतिक रेशम मिला दिया जाता है। और ये सब कहाँ है? तो इसका उद्योग जो है केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश क्षेत्रों में अधिक विस्तार हुआ। अब पढ़ेंगे हम लोग चीनी उद्योग। चीनी जो है सरकार जो है महंगा कर दी है। 45, 48, 50, अब 60 तक पहुंचेगा। तो देखिए भारत संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत है। गुड़ और खंडसारी को मिलाकर के चीनी के उत्पादन में इसका पहला। वर्तमान समय में 4 लाख से अधिक क्या है? उद्योग भी हैं। आधुनिक भारतीय इस उद्योग का 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार के सारना जिले के मरसौरा में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये बताइए कि बिहार के किस स्थान पर जो है चीनी मिल की स्थापना की? तो सारण में की गई। चीनी उद्योग गन्ने पर निर्भर करता है। चीनी उद्योग निर्भर किस पे है? तो गन्ने पर निर्भर करता है। गन्ना काटने के बाद वजन घटने वाला तथा शीघ्र खराब होने वाला होता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, गन्ने के अंदर जो है पानी की मात्रा जो होती है, तो यदि उसकी बिक्री नहीं होती तो धीरे धीरे क्या होता है? सूखने लगता है। गन्ने की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर चीनी मिलें गन्ना के उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थापित की जाती है। ऐसा नहीं कि किसान काट के रख दे 10 दिनों तक, उसके बाद क्या हो जाए, उसकी पानी पूरी सूख जाए, तो सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, जिससे उसका जो होता है मुआवजा भी नहीं मिल पाएगा। 2008 में बात कर लेंगे, देश में चालू चीनी मिलों की संख्या जो थी लगभग कितनी थी? 615 थे। महाराष्ट्र में कितनी है? 114 थी। अब देखिए चीनी उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे इन उद्योग में अल्पकालिक होना, पुरानी परंपरागत तकनीकी का प्रयोग, परिवहन क्षमता, गन्ने का समय कारखानों पे ना पहुंचना, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बात कर लेंगे यहाँ पे, क्या आप जानते हैं? तो दिया है कि उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता एक ऐसा उद्योग है जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं।
उससे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। उपभोक्ता उद्योग क्या हुआ कि जैसे उपभोक्ता जो है डायरेक्ट क्या करता है उसका प्रयोग कर सके। इस विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे कागज उद्योग, दंत मंजन, पंखा, सीमेंट, इसका डायरेक्टली क्या होता है, यूज होता है। अब देखिए खनिज उद्योग क्या होते हैं, खनिज पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, तो ऐसे उद्योग जो खन कच्चे माल पर निर्भर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खनिज आधारित उद्योग के नाम से जानते हैं, जो खनिजों पर क्या है, आधारित है। खनिज के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो लौह इस्पात, सीमेंट, रसायन उद्योग, खनिज आधारित उद्योग एवं अच्छे उदाहरण है किसके, खनिज आधारित उद्योग के। चलिए महत्वपूर्ण देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दिया है कि कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट खड़ा लौह स्तंभ देश में निर्माण की गुणवत्ता का सटीक उदाहरण है। ये जो है क्वेश्चन जो है 2015 में यूपी पीसीएस में भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्थान पर जो है लौह स्तंभ खड़ा है जहाँ पे क्या होता है, जंग नहीं लगता है। तो दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट जो है एक लौह स्तंभ है जो लोहे से क्या है, बना हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि दमिश्क की प्रसिद्ध तलवारें, जो दमिश्क है शहर है, दमिश्क की प्रसिद्ध तलवारें भारतीय लोहे से बनाई जाती हैं। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना 1830 ईस्वी में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक रूप में प्रारंभ जो हुआ 1864 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर किया गया था। ये सन 1907 ईस्वी में टाटा आयरन स्टील कंपनी द्वारा शौकी झारखंड स्थित जमशेदपुर में कारखाना स्थापित किया। तो कारखाना जो है लौह स्तंभ का कारखाना जो खोला, सॉरी लौह स्तंभ कह रहे हैं, लोहे का कारखाना जो खोला गया 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा खोला गया, झारखंड में है। उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में बर्नपुर में खोला गया, कर्नाटक में भद्रावती भी। कुछ प्रमुख लौह इस्पात उद्योग है, जैसे टाटा टिस्को कंपनी कहाँ है, तो ये किस राज्य में है, झारखंड के जमशेदपुर में है। भारतीय लौह एवं इसको भारतीय लौह और इस्पात ये कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल कहाँ पे, बर्नपुर में है। भिलाई लोहा जो है, भिलाई एवं इस्पात यंत्र, ये विदेशियों का सहयोग रूस की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में है और यह छत्तीसगढ़ के भिलाई में है। राउरकेला कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। राउरकेला उड़ीसा में है। दुर्गापुर कहाँ पर है, दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है। बोकारो बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है यह कहाँ पे है, तो बोकारो झारखंड में है और झारखंड के बोकारो में है। विशाखापट्टनम में भी है, जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देखिए बोकारो लौह इस्पात यह विदेशी सहयोग रूस के सहयोग से चलता है और ये ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर वाला चलता है। नेक्स्ट है कि क्या आप जानते हैं, तो देखिए जमशेदपुर को भारत का क्या कहते हैं, बकिंगम कहा जाता है। यदि हम यहाँ पे चले कि लौह इस्पात के अधिकांश संयंत्र कहाँ पर हैं, तो भारत के छोटा नागपुर पठार में स्थित है, स्थापित किए गए हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में स्थापित करने का रीजन भी क्या है कि इस क्षेत्र में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट महत्वपूर्ण खनिजों का क्या है, भंडार है, जहाँ से हमें कच्चे माल जो है आसानी से मिल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है निर्माण जो है उद्योग स्थापित किए गए हैं। देखिए एल्युमिनियम उद्योग की बात करेंगे तो यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। पहला क्या था, लौह इस्पात वाला, दूसरा क्या है, एल्युमिनियम। यह अब इसका कारण क्या है कि यह लचीला और हल्का, जंगरोधी और उष्मा का विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है। एल्युमिनियम जो होता है उसका क्या होता है, सुचालक होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि यह किसका अयस्क है, तो बक्साइट का है। और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो हवाई जहाज बनाने में, बर्तन उद्योग में तथा तार बनाने में भी किया जाता है। आप जानते हैं कि जो है एल्युमिनियम का प्रयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 1 टन एल्युमिनियम बनाने के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइट की आवश्यकता होती है और 18,600 किलोवाट विद्युत आवश्यकता होती है। मतलब 1 टन यदि हमें एल्युमिनियम तैयार करना होगा तो लगभग हमें कितना लाना होगा, 6 टन जो है बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है।
तो जब 6 टन बॉक्साइट निकलेगी तो उससे जो होता है 1 टन एल्युमिनियम बनाई जाती है। एल्युमिनियम में लगभग 30 से 40% विद्युत की क्या होती है, कीमती होती है। 30 से 40% तक विद्युत की कीमत होती है। इसमें स्पष्ट है कि एल्युमिनियम उद्योग जो है बॉक्साइट और सस्ती बिजली के लिए प्रभावित होती है। नेक्स्ट चीज़ है कि आप जानते हैं, यहाँ पे देखिए भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान जो है कहाँ से प्राप्त होती है, राजस्थान के खैतरी नामक स्थान से जो होता है स्थान से प्राप्त होती है। भारत में पहला तांबा प्रगलक संयंत्र भारतीय तांबा निगम घाटशिला नामक स्थान पर झारखंड में स्थापित किया गया था। भारत में पहला तांबा प्रगलक तांबा को ये जो है संयंत्र जो खोला गया वो कहाँ खोला गया था, झारखंड में खोला गया था। बात किया जाता है 1972 में, तो 1972 में निगम को तांबा निगम को हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया था। हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत में एकमात्र तांबा उत्पादन संस्थान है। यहाँ पे 2 केंद्र है, एक पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला के मऊ भंडार नामक स्थान पर है, दूसरा जो झारखंड राज्य में है। देखिए सॉरी दूसरा जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले खेतड़ी नामक स्थान पर है, जहाँ से तांबा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। आगे क्या आप जानते हैं, तो देखिए तांबा से पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोल गोल्ड, अष्ट धातु और मिश्रित अन्य धातुएं जो होती है बनाई जाती है। किससे? तांबा से। तो देखिए यदि हमें कुछ चीज़ बनानी पड़ती है तो 50% जो है हम अपने देश से तांबा को निकाल करके अपना उपयोग करते हैं, लेकिन 50% तांबा जो होता है हमको जाम्बिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, मंगाना पड़ता है। आगे बात करते हैं हम लोग अब आता है हमारे यहाँ क्या, उर्वरक उद्योग। देखिए भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए कृषि प्रधान देश है तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, खाद का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। भारत विश्व का सबसे तीसरा बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन करता है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ खोला गया था, तो 1906 में रानीपेट मतलब तमिलनाडु में खोला गया था। लेकिन जब इसका विकास जो हुआ, वास्तविक विकास 1951 में भारतीय उर्वरक निगम के रूप में हुआ था। तो देखिए जिसमें भारत के विभिन्न उद्योग संघ कहाँ-कहाँ है, तो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, अन्य जगहों पर जो होता है 50% से अधिक उर्वरक का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। मतलब भारत के हर हिस्से में जो होता है आपको देखेंगे कि उर्वरक को तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं तैयार माल आधारित संपर्क एवं उपकरण उद्योग। जैसे पहला है परिवहन उपकरण उद्योग। परिवहन उपकरण उद्योग की बात कर लेंगे तो फर्स्ट में आता है रेलवे। रेलवे क्या है, तो भारत में रेलवे का जाल बिछा है। माल एवं सवारी गाड़ी के डिब्बों और रेल के इंजन की बड़ी संख्या में मांग रहती है। और देखिए हम रेलवे में भारी डिब्बों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करते हैं, मतलब बेचने का काम करते हैं। बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन के लोकोमोटिवर्स वर्क्स में बनाए जाते हैं। तो बड़ी लाइन के जितने विद्युत से चलने वाले इंजन है वो कहाँ बनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है। वाराणसी में जो है डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। डीजल इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो वाराणसी में किया जाता है। और इस डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ पे है, तो वाराणसी में है। सवारी के डिब्बे बनाए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो सवारी का डिब्बा पैरामपुर, बंगलौर, कपूरथला और कोलकाता में बनाया जाता है। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक वाला जो इंजन में जाता है कोलकाता में, और डीजल वाला जो बनाया जाता है बनारस में बनाया जाता है। बाकी जो है डब्बे जो बनाए जाते हैं वो पैरमपुर, बंगलौर, कपूरथला, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाने वाला जो है ये है आपका कपूरथला पूछा जाता है। मालगाड़ी के डिब्बे निजी क्षेत्र तक के कारखाने तैयार किए जाते हैं। बिहार के पटना जिले में मोकामा में स्थित वैगन एंड द इंजीनियरिंग वर्कर्स लिमिटेड है। बिहार में कहाँ पर है, तो यह है मोकामा में। मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है, जो एशिया का सबसे बड़ा पुराना रेलवे वर्कशॉप है। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है, तो वो है मुंगेर का जमालपुर। सारण जिले के छपरा में रेलवे पहिया बनाने का भी कारखाना है। छपरा में क्या बनता है, रेलवे का कारखाना, रेलवे पहिया बनाया जाता है। नालंदा जिले के हरनौत में सवारी गाड़ी के रेलवे के डिब्बे भी क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। बात चलते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग क्या होता है, तो मोटर गाड़ी उद्योग को देखा जाए तो देखिए मोटर गाड़ी उद्योग सड़क परिवहन, रेल परिवहन की तुलना में अत्यधिक क्या है, व्यापक है। सड़क परिवहन जो है रेल परिवहन की तुलना में अत्यधिक जो है क्या है, विस्तार रूप से फैला हुआ।
मोटर वाहन कौन-कौन से होते हैं? ट्रक हो गया, बस हो गया, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि बड़ी संख्या में क्या है निर्मित किए जाते हैं। तिपहिया स्कूटर का भी निर्माण होने लगा है। ट्रैक्टर और साइकिलें भी बड़ी संख्या में बनाई जाती हैं। मोटरसाइकिल का निर्माण लखनऊ, सतारा, पंकी मतलब कानपुर, अहमदाबाद के निकट जो होता है अकुर्दी और पिंपरी में बनाए जाते हैं। उसके बाद बात करें मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गाँव में है, गुड़गाँव के हरियाणा में है। टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी कहाँ है? टेल्को भारत के मध्य तथा भारी विपणक वाहनों के बीच है। महिंद्रा एंड महिंद्रा नासिक में है। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करता है। कौन? महिंद्रा। अगले हैं तो भैया क्या आप जानते हैं तो बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जानते हैं अर्थात इसे सिलिकॉन सिटी के भी नाम से जाना जाता है। किसको? तो हम कहते हैं बंगलौर को। अब आता है फुटलस अर्थात तकनीकी दक्षता के आधार पर उद्योग जो है तो पहला है सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इस उद्योग का आधारित जो है उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इस उत्पादन में नए डिजाइनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कि उद्योगों में उत्पन्न उद्योग जो होते हैं तो उससे क्या होता है उत्पन्न होता है प्रदूषण। तो प्रदूषण से क्या क्या देखने को मिलता है? देखिए यदि बात करें प्रदूषण को बढ़ाया तो पर्यावरण का क्षरण किया जाता है। उद्योगों ने चार प्रकार के प्रदूषण वायु, जल, भूमि और ध्वनि को पैदा किया। देखिए वायु प्रदूषण क्या होता है? तो वायु प्रदूषण की बात कर लेंगे तो इससे निकलने वाला उद्योगों से निकलने वाले धुएं और गैसें ने वायु को पूरी तरीके से क्या कर दिया? प्रदूषित कर दिया है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस के नाम से जानते हैं। तो ये निकलता है कि दम घोटू गैस कौन सा होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सूत्र होता है CO होता है। ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अवांछित गैस से अधिकतर वायु प्रदूषण का क्या होती है कारण बनती है सल्फर डाइऑक्साइड। CO2 गैस में सांस के माध्यम से पहुंच करके उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता क्या करता है? बढ़ाता है। बात करें मृत्यु सल्फर डाइऑक्साइड में आंख में जलन हो जाती है, दमा होता है, खांसी होता है, फेफड़ों के रोग, सिर में दर्द होने लगती है। यहाँ पे दिया है कि एक मनुष्य जो है लगभग प्रतिदिन 23,000 बार सांस लेता है और इस सांस के द्वारा मनुष्य प्रतिदिन 35 गैलन व 16 किलोग्राम ऑक्सीजन क्या करता है। आगे दिया है कि जल प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं। जल जो प्रदूषित होता है उसे क्या क्या है? अनेक स्रोत हैं, अनेक कारण हैं। इनमें महत्वपूर्ण औद्योगिक अपशिष्ट हैं। जब उद्योगों से निकलता हुआ जैसे गंगा नदी है, कानपुर के किनारे है तो उसमें जो चमड़ा फैक्ट्री से जो कचरे निकलते सब क्या होते हैं? गंगा नदी में ही आते हैं और क्या होते हैं? प्रदूषित करते हैं। तो जिनमें नदियों में तो जो औद्योगिक अवशिष्ट होते हैं उनको नदियों में क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है और केमिकल और बायोकेमिकल मतलब जो जीव हैं और जैविक दोनों ही प्रकार के होते हैं। कोयला, रंग, साबुन, कीटनाशक, प्लास्टिक वस्तुएं, रबड़, जल के प्रमुख सामान क्या है? प्रदूषक हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए? इसे घर में बहुत नहीं रखना चाहिए। ठीक है, प्रदूषक फैलाने वाले 5 मुख्य चीज़ क्या-क्या हैं? तो चर्म उद्योग हो गया, प्रदूषक फैलाने वाले 5 मुख्य उद्योग, चर्म उद्योग, तेल शोधक, डीजल कोयला, धातु उद्योग और पेपर उद्योग। ये जो है सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। चलिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं कि देखिए भोपाल गैस त्रासदी या घटना की जो 3 दिसंबर 1984 को घटे थे। भोपाल के मध्य प्रदेश में होता है। खाद और कीटनाशक बनाने वाली यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड MK मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव होने लगा और जब गैस का रिसाव होने लगा तो लगभग 500 लोग क्या हो गए? मौत के शिकार बन गए। कब की बात है? तो 1984 की बात है। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना में उत्साहित तेलयुक्त अपशिष्ट के गंगा नदी में ही क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है। जो भी बरौनी में स्थित जो है IOC जो है उससे जो कचरा निकलता है उसको गंगा नदी में क्या किया जाता है? बहा दिया जाता है। ध्वनि प्रदूषण का एक सबसे बड़ी चीज़ क्या देखने को मिलती है? देखिए ध्वनि प्रदूषण जो होता है ये यांत्रिक आरा मिल जो हो गई या जनरेटर, खराब मशीनों की असहनीय आवाज़ लोगों के लिए क्या होता है? परेशानी का कारण बन जाती है। अधिकतर शोर से बहरापन आ सकता है, हृदय गति रुक सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, नींद में कमी आ सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं? देखने को मिलती है ध्वनि प्रदूषण से।